नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन डिस्कस करेंगे भौतिकी यानी फिजिक्स में जो नीट 2021 के जो क्वेश्चंस आए थे उनका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। और ये वीडियो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी माध्यम में होंगे। तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे, टोटल हैं अपने 50 क्वेश्चन, जिसमें से सेक्शन ए यानी अनुभाग ए था। उस अनुभाग ए में 35 क्वेश्चन थे और 35 में से 35 ही अटैम्प्ट करने थे। अनुभाग बी में आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चन थे। तो 15 में से आपको 10 कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, यानी इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से 45 आपको अटैम्प्ट करने थे, लेकिन ऑप्शन आखिरी के 15 यानी अनुभाग नंबर बी में दिए गए थे। ठीक है, अब चलिए अपन देखते हैं। जो ये पेपर है उसका कोड है आपका P3। ठीक है, डेट अपने को पता है कि ये पेपर 12 सितंबर 2021 को हुआ था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, एक वस्तु n आवर्ती से सरल आवर्ती गति करती है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी? तो तुम जानते हो कि जो SHM होता है उसका x यानी उसके विस्थापन का समीकरण होता है x बराबर a sin ओमेगा t। अब तुम्हारे को यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो स्थितिज ऊर्जा अपन कहते हैं कि u बराबर होता है 1/2 k इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तुम कह सकते हो u बराबर 1/2 k x की जगह a साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं आंसर आया 1/2 k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तुम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला जानते हो किस तरीके से? अपन जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा बटा 2। क्या इस फॉर्मूले को भी इस तरीके से लिख सकते हैं? तो क्यों नहीं लिख सकते? तो देखो, अपन कह सकते हैं कि u बराबर 1/2 k a स्क्वायर, और यहाँ पे तुम साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 1 - cos 2 ओमेगा टी बटा 2। यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो कि पहले में जो आवृत्ति है कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, तो दूसरे में जो कोणीय आवृत्ति है वो 2 ओमेगा है। यानी पहले में यदि आवृत्ति n हो तो दूसरे में आवृत्ति 2n होगा। और ये अपन SHM में डायरेक्ट याद रखते हैं कि स्थिति यानी x की आवृत्ति n हो तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति डबल होती है, यानी 2n। आवृत्ति डबल होती है, आवर्तकाल आधा होता है। तो यहाँ पे आपको आवृत्ति पूछी थी, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अपन जानते हैं कि ध्रुवीय अणु में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो ये तो परमानेंट जो स्थायी आपका विद्युत द्विध्रुव होता है और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता भी है। तो इसमें तो पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा। दूसरे में कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, नहीं होगा। ये तीसरे में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र होगा तभी आपका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, नहीं, इसमें पहले से अवेलेबल होता है यानी स्थायी द्विध्रुव होता है। दूसरे में कह रहा है कि तभी प्राप्त होगा जब चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये भी बात गलत है। तो सही आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी धात्विक चालक से धारा जो बह रही है उससे भौतिक तथ्य आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। तो इससे संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो आपको सामने दिए गए हैं, तो आपको मैच करवाना है कि कौन सा फॉर्मूला किसका होगा। तो सामान्य से फॉर्मूला देख लें। जैसे अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले अपवहन वेग या अनुगमन वेग जो दिया है, तो तुम सब जानते हो कि अपवहन जो वेग होता है वो vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन पढ़ते हैं कि v बराबर u + at, तो v बराबर at पढ़ते हैं। और यहाँ पे तुम कह सकते हो कि जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा QE, और मास किस पे लग रहा होगा? इलेक्ट्रॉन पे। तो उसको Q × E को अपन लिख सकते हैं E × कैपिटल E, ये आपका चार्ज हो गया, ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, बटा मास × T। तो ऐसा ऑप्शन अपने को देखने को मिल रहा है अनुगमन वेग का, ये R। तो ए में तो सभी में आ रहा है, तो इससे तो डिसाइड नहीं हो रहा। अब अपन कह सकते हैं कि विद्युतीय प्रतिरोधकता क्या होती है? वो होती है आपकी रो। लेकिन एक रिलेशन अपन जानते हैं कि J बराबर होता है सिग्मा × E। तो सिग्मा बराबर कह सकते हो आपका आंसर आया J/E। लेकिन तुम जानते हो कि जो रो होता है वो सिग्मा का उल्टा होता है। सिग्मा चालकता होती है, ये प्रतिरोधकता होती है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि 1/सिग्मा आएगा, तो सिग्मा का उल्टा करोगे तो E/J आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा S। तो ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन अभी रेस में हैं।
श्रांतिकाल या धारा घनत्व देख लेते हैं। धारा घनत्व काफ़ी सिंपल होता है। अपन जानते हैं कि धारा घनत्व जो होता है वो क्या होता है, J इक्वल्स टू होता है आपका I/A। आई अपन प्रूव कर चुके होते हैं कि I इक्वल्स टू होता है NEAVD अपॉन A। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आया A नहीं आएगा, NEVD। तो देख लो भाई, धारा घनत्व है NEVD, तो D में Q आएगा। तो D में Q इस ऑप्शन में अपने दो ही ऑप्शन चल रहे थे, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गए थे, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अपन थोड़ा सा श्रांतिकाल को भी देख लेते हैं, या विश्रांतिकाल या श्रांतकाल इसने बोला है। तो वो क्या होता है कि चालक के अंदर जो दो क्रमागत टक्कर होती हैं उनके बीच में जो औसत समय लगता है ना, उसी को अपन विश्रांतिकाल बोलते हैं। तब इसी का फॉर्मूला ये बच जाएगा, विश्रांतिकाल जो भी है आपका P। तो इस तरीके से अपन इसमें से सिंपल फॉर्मूले थे जिनको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोलीय चालक एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। अब तुमको पता है कि मान लीजिए एक गोला ये हो जिस पे चार्ज कुछ हो, Q1 हो, और इसको किसी तार की हेल्प से अपन दूसरे गोले से जोड़ देते हैं। तो इसको अपन क्लासेस में देखते भी हैं, इसका डेरिवेशन भी करते हैं। कहते हैं कि जब इनको तार से जोड़ेंगे तो इनका विभव V1 बराबर V2 हो जाएगा, और इसका अपन आप कुछ सॉल्व करने के बाद इसका एक रिजल्ट अपन देखते हैं कि सिग्मा R1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 R2। अपने को ये सिग्मा ही पूछा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का अनुपात क्या होगा। तो तुम सब जानते हो कि सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 जो होगा वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी R2/R1 होगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन अपने से पूछा इसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया आपका संधारित्र से। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A हो, तो संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा क्या होगी। अपन एक सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? अपन जानते हैं ऊर्जा घनत्व का। ऊर्जा घनत्व का एक फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो ऊर्जा घनत्व बराबर तुम एक फॉर्मूला याद रखते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। लेकिन आपको यहाँ पे ऊर्जा घनत्व नहीं पूछा है, आपको ऊर्जा पूछा है। तो ऊर्जा घनत्व तुम जानते हो कि ऊर्जा अपॉन आयतन ही ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो ऊर्जा अपॉन आयतन ऊर्जा घनत्व हो गया, और इसका फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E का होल स्क्वायर। अब तुम समझदार हो, आयतन क्या होगा भाई? तो अपन कह सकते हैं जो प्लेटें हैं वो प्लेटें इस तरीके से होंगी। तो एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। तो इन प्लेटों के बीच का जो आयतन अपन लेंगे तो आयतन क्या होगा? इस प्लेट का क्षेत्रफल और इनके बीच की दूरी। तो अपन कह सकते हैं आयतन तो होगा V बराबर A इंटू डी। तो तुम कह सकते हो कि ऊर्जा जो होगा, ऊर्जा अपन कह सकते हैं आयतन को आगे ले जाएंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर तो होगा, और इससे गुणा हो जाएगा A इंटू डी से। तो ऐसा ऑप्शन अपन देखें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर AD। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें अपने को ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला डायरेक्ट बताया जाता है, लेकिन इसमें ऊर्जा पूछी तो आयतन से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका चौथा ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि दिखाए गए अनंत लंबाई के चालक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। आई का मान दिया है आपको 5 एम्पियर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ रही थी, बट कॉन्सेप्ट तो सिंपल था, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम अपने को लग रहा था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चाल दे रखी है 10⁵5 मीटर पर सेकंड, यानी 2 डेटा अभी तक अपन ने को दे दी, एक तो धारा दे दी और एक इलेक्ट्रॉन की चाल दे दी। ठीक है भाई, एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन तथा चालक के बीच लंबवत दूरी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो इसको आप मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो आप मीटर में चेंज करेंगे तो 20/100 और 1/5 मीटर होगा। ठीक है, उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए, यानी बल का मैग्नीट्यूड चाहिए। तुमको सभी को पता है कि जब कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला जो बल होता है वो आप कहते हैं कि F वेक्टर बराबर Q V×B वेक्टर से दिया जाता है। ये इसका सदिश रूप है। लेकिन तुम यहाँ पे कह सकते हो भाई तार में धारा ऐसे जा रही है,
तो तार में धारा ऐसे जा रही है तो अंगूठा इसकी डायरेक्शन में रखेंगे, हथेली अपन देखेंगे तो ऊपर की ओर आएगा। तो यहाँ पे कह सकता हूँ जब मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है, इस पे यहाँ पे वो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आया, तो मैं कह सकता हूँ चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है और ये कण इधर जा रहा है, तो वी और बी के बीच में जो एंगल आया ना वो 90 डिग्री का आ गया। तो इससे अपने को मुक्ति मिली, अपन डायरेक्ट लिख पाएंगे एफ इक्वल्स टू क्यू वी साइन 90, साइन 91 हो जाएगा, तो क्यू वी बी इसका सही उत्तर होगा। तो अपन यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो एफ बराबर अपन कह सकते हैं क्यू का मान कितना होगा, तो क्यू तो यहाँ पे दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन है भाई, तो इलेक्ट्रॉन का मान रख दो, आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये चलो आवेश हो गया। v की बात करो तो v कितना है 10⁵ मीटर पर सेकंड दे रखा है, वो रख दिया। चलो b की बारी आएगी तो b का फॉर्मूला लगा दो, तो अपन कह सकते हैं अनंत लंबाई के चालक के कारण जो होता है म्यू नॉट इंटू 2i और अपोन अपन कह सकते हैं 4πr, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। चलो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो म्यू नोट का वैल्यू आपका आएगा 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2, आई का वैल्यू अपन कह सकते हैं कितनी धारा है, तो आई 5 है, 5 रख देते हैं, और बटा 4π, आर का वैल्यू अपन पहले ही कैलकुलेट कर लिया भाई, 1/5 है, 4π ने 4π को कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पे कहेंगे अपन कितना आएगा भाई 25, 25 इंटू 2 50, तो यहाँ पे कह सकता हूँ मैं जो आंसर आ रहा है, यानी आप 4π इंटू 10⁻⁻7 है ये भाई, तो यहाँ पे कह सकते हैं 25 2 50, 50 इंटू 10⁻⁻7 यानी अपन कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻6 आ गया, तो बी का मान आया 5 इंटू 10⁻⁻6। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र आया, इस चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे उठा के रख दो, तो चुंबकीय क्षेत्र आया 5 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको सोल्व करो, अब सोल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं देखो F इक्वल्स टू 1.6 और 5 कितने होते हैं 16 इंटू 5 80 होते हैं, लेकिन 8 एक पॉइंट में चला गया 0। इसके बाद अपन कह सकते हैं 10⁵5 और यहाँ पे जो घातें हैं वो यहाँ पे सोल्व करें तो -1 और 1 और 19, तो टोटल घातें होगी 10⁻⁻20, तो 8 इंटू 10⁻⁻20 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका उत्तर सही होगा। कैलकुलेशन ठीक थी, इसमें कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था, कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही था कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आवेश पे जो बल लगता है उसका मान वैसे तो F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, लेकिन यहाँ पे अपन ने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर है और जो कण है वो ऐसे जा रहा है, तो अपन कह सकते हैं इसमें दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो अपन ने F इक्वल्स टू क्यू वी भी डायरेक्ट लगा लिया, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं कि भाई इसमें क्या पूछा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि यदि E तथा G क्रमशः ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करती है तो E/G की विमा क्या होगी। अरे सिंपल है, तो E/G की विमा चाहिए तो तुम जानते हो कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, U बराबर एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है Gm1 इंटू M2/R। चलिए ये आपकी ऊर्जा हुई, तो इस ऊर्जा को मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस G को इधर ले आता हूँ, तो E/G समानुपाती क्या हो गया भाई, समानुपाती हो गया, माइनस को हटा देते हैं M1 इंटू M2/R, तो यही तो है E/G, तो E/G आप फाइंड कर लो इसको, तो E/G का आपको विमा चाहिए, तो इसकी विमा तो M1 इंटू M2/R होगी, तो तुम जानते हो M इंटू M कितना होगा, M का पावर 2 द्रव्यमान हो गया ना ये, और बटा यहाँ पे कह सकते हैं R एक प्रकार की दूरी है तो L हो गया, तो इसको सही से लिखोगे तो M2L-1 और L-1 और T का पावर कुछ नहीं है तो 0, ऐसा आंसर देख लो, जो भी होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो ऐसा कह सकते हैं M2L-1 T का 0, तो ऑप्शन नंबर 2 7 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 आपका ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का क्वेश्चन आ गया, और इसमें आपको पूछा है वृत्त मतलब ज़्यादा, यानी वृत्त मतलब ज़्यादा फोकस दूरी, और वृत्त द्वारक यानी बड़ा द्वारक का लेंस दूरदर्शी के अभिदर्शक यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव होता है उसमें अत्यधिक उपयोगी होता है, इसका कारण क्या है। तो अपन इसका कारण कह सकते हैं भाई कि आपको क्या बोला है कि इसमें F ज़्यादा है, फोकस दूरी क्या है ज़्यादा है, और दूसरा बोला है कि उसका जो द्वारक है वो द्वारक आपका बड़ा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है भाई कि द्वारक जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, तो अपन कह सकते हैं कि द्वारक जितना बड़ा होगा तो उस केस में जो उसकी संग्रहण क्षमता होगी, यानी जो भी उस पर प्रकाश गिर रहा होगा उसको संग्रहित करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ द्वारक बड़ा,
संग्रहण क्षमता ज़्यादा होगी। तो अपन कह सकते हैं जितना ज़्यादा द्वारक बड़ा होगा संग्रहण क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 तो सही हो गया कि क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा संग्रहण क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा पूछा है कि विभेदन क्षमता, यानी विभेदन क्षमता अपन जानते हैं कि भाई कोई भी जैसे दो वस्तु हो उसमें अच्छे से क्या कर पाएँ, विभेद कर पाएँ, यानी उनको अलग अलग पहचान पाएँ। तो इसके लिए क्या होता है कि अभिदर्शक जो होता है ना उसका व्यास, अभिदर्शक जो होता है उसका व्यास ज़्यादा रखा जाता है, जिसकी वजह से अपन दोनों वस्तुओं में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी सही हो गया उत्तम विभेदन के लिए। और अपन कह सकते हैं क्वालिटी, यानी अच्छी जो इमेज बनेगी उसके लिए भी द्वारक का व्यास ज़्यादा होना चाहिए। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि सभी ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 को किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्या बोला है 9 में, वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि मैच करवाने, मैच द यहाँ पे अपन दिया है मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन पूछ लिया। सिंपल फॉर्मूला है भाई, गैस के अणुओं का वर्ग मध्य चाल मूल वेग। तो VRMS का सब फॉर्मूला जानते हैं कि VRMS होता क्या है 3RT/mW। तो ये तो आपको दिया है Q में, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं A में तो Q आएगा। तो A में Q आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि पहले दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, A में Q तो तीसरे और चौथे में। ठीक है, दूसरा आदर्श गैस के द्वारा आरोपित दाब, सब जानते हैं कि आरोपित दाब का फॉर्मूला 1/3 Nm और V एवरेज का होल स्क्वायर, ये अपन कह सकते हैं V बार का होल स्क्वायर। तो ऐसा अपन देखें आरोपित दाब, तो ये आपका आरोपित दाब ये होगा। तो अपन कह सकते हैं इसमें P, तो ये रहा P। इससे ही क्वेश्चन हो गया कि ऑप्शन नंबर चौथा अपना सही उत्तर होगा। लेकिन फिर भी आगे अपन देख लेते हैं कि अणु की औसत गतिज ऊर्जा आपको पढ़ाई जाती है। अणु की औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT होती है, ये सब जानते हैं। तो इसमें कह सकते हैं अणु की गतिज ऊर्जा में S होगा, तो इसमें भी S सही है। 1 मोल द्वीप परमाणु अणु की कुल आंतरिक ऊर्जा, भाई आंतरिक ऊर्जा जो होती है ना U, उसका फॉर्मूला होता है NFRT/2, ये फॉर्मूला होता है ना। तो N का मान यहाँ पे 1 मोल है, द्वीप परमाणु का है तो अपन कह सकते हैं स्वतंत्रता इक्वलिटी 5 है, RT/2, तो मैं कह सकता हूँ 5 RT/2 होगा। तो ये भी R सही है, तो इसमें R मैच हो गया। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी अपना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूछा है कि आपको 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों पे विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है। ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए। पहले में कह रहा है कि एक जेनर डायोड है उत्क्रम अभिनति, यानी अपन कह सकते हैं उत्क्रम यानी रिवर्स में जुड़ा है जब विभव नियंत्रक की तरह प्रयुक्त होता है। ये आप जेनर डायोड में अच्छे से जानते हैं कि जेनर डायोड में क्या होता है कि जब भी उसको अपन पस बायस में जोड़ते हैं, तो पस बायस में जोड़ते हैं तो सबसे पहले अपना क्या होगा कि उसके भंजन जो हो जाएगा, तो भंजन के बाद जो है ना उसका जो वोल्टेज है, भंजन के बाद उसका वोल्टेज नियत हो जाता है। और अपन कहेंगे जब वोल्टेज नियत हो गया तो उसको अपन कह सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम में लेते हैं। वोल्टेज क्या हो गया, नियत हो गया, तो उसको वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हम काम लेते हैं, जिससे उसका जो वोल्टेज है उसमें चेंजेस नहीं होते। तो अपन कहेंगे जेनर डायोड को पस्ट बायस में भंजन के बाद उसका वोल्टेज नियत होता है, इस वजह से उसको वोल्टेज नियंत्रक के काम में लेते हैं। ठीक है, या विभव नियंत्रक इसको बोल सकते हैं। तो ये बात तो एकदम इसकी सही है, तो इस वजह से ये तो सही होगा। पीएन संधि का विभव प्राचीर, भाई पीएन संधि का विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के बीच में होता है। देखिए ये आपका देखिए एग्जैक्ट डेटा इसमें 0.1 से 0.7 के बीच में कहना गलत होगा, क्योंकि अपन जानते हैं भाई सिलिकॉन जो होता है ना उसका जो आपका विभव प्राचीर होता है, सिलिकॉन जो होता है उसका जो विभव प्राचीर होता है वो तो 0.7 होता है। तो अपन कह सकते हैं भाई ये बात तो नहीं है कि इतना ही होगा, तो अपन कह सकते हैं 0.7 सिलिकॉन का विभव प्राचीर होता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। तो इस वजह से पहला तो सही होगा, दूसरा गलत होगा, तो पहला सही और दूसरा गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि चित्रानुसार एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये किस दिशा में गति करेगा आपको यह बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो द्विध्रुव है उस पर परिणामी बल की दिशा निकाल लेते हैं। ये आपको डॉटेड लाइन से जो बनाई गई हैं वो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, और अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं पास पास में हैं और यहाँ पे दूर दूर पे।
तो अपन कह सकते हैं कि ये जो नंबर 1 बोल दें इस बिंदु को, इसको 2 बोल दें, तो आप कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो 1 पे है ना, उसका मान विद्युत क्षेत्र 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। यानी 1 पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है क्योंकि विद्युत बल रेखाएं पास पास है। अब अपन देखेंगे कि ये जो द्विध्रुव है वो किस तरफ गति करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश पे जो बल लगेगा वो कैसे लगता है, वो आप कहोगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा कितना, Q इंटू यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जिसका मान है E1। अब आप कहोगे इस ऋणात्मक पे, तो ऋणात्मक में जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, तो ये बल ऐसे लगेगा। तो इस पर कितना लगेगा, तो चार्ज तो इसका भी Q है और अपन कह सकते हैं इसका विद्युत क्षेत्र E2 है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा बल ज़्यादा होगा, तो आपका आंसर होगा कि विद्युत क्षेत्र E1 ज़्यादा है, तो Q E1 का मान ज़्यादा है। तो अपन कह सकते हैं कि नेट बल जो आएगा ना, या जो परिणामी बल आएगा वो ऐसे आएगा। तो ये परिणामी बल की दिशा है, तो ये परिणामी बल की दिशा है, तो आप कह सकते हो द्विध्रुव इस तरफ जाएगा और इस तरफ वाली जो दिशा है वो आपकी दाईं ओर की दिशा है। तो आप कह सकते हो कि द्विध्रुव किस दिशा में जाएगा, तो आपका आंसर होगा द्विध्रुव दाईं ओर जाएगा, तो ये दाईं ओर जाएगा, इसका आंसर आ गया। अब सुनो कि स्थितिज ऊर्जा के साथ क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कोई भी निकाय जो होता है वो अपनी स्थितिज ऊर्जा कम करके स्थायित्व ग्रहण करना चाहता है, तो दाईं तरफ जा रहा है, तो आप कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो आप कह सकते हैं बाएं वाले ऑप्शन तो कट हो गए, दाईं तरफ में भी जिसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि समान अक्ष के अनुदिश d दूरी पर एक जो है उत्तल लेंस है A जिसकी फोकस दूरी है 20, एक दूसरा जो लेंस है वो B है और जिसकी फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। उसके बाद कह रहा है कि A पर आपतित समांतर जो प्रकाश पुंज है वो B से निकलने पर भी समांतर हो जाता है, तो आपको बताना है उस D का मान कितना होगा। तो सोच समझ के सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। इससे कुछ दूरी पे एक दूसरा लेंस है जिसको ये कह रहा है कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, इनके बीच की दूरी आपको बता रखी है D है और इस D का ही मान आपको बताना है। उसके साथ साथ इसने सूचना दी है कि जो ये किरण आ रही है वो समांतर आ रही है, तो ये समांतर पुंज हुआ। अपन जानते हैं कि उत्तल पे जब किरण समांतर आएंगी तो आपतित कहाँ होंगे, बोला इसके फोकस पे। बोला इसका फोकस कितना होगा, 20 होगा। अब ये 20 इससे पहले पहले होगा या इसके बाद होगा या इसी रीजन में हो जाएगी, ये अपने को सोचना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जो किरणें हैं वो यहाँ से देखो आपतित हुई समांतर और निकल भी समांतर ही रही हैं, तो तुम कह सकते हो कि उस स्थिति में जो किरणें होंगी वो किसके फोकस पे आपतित होंगी, बोला इसके। बोला इसका फोकस कहाँ होगा, बोला ये तो यहाँ होगा, तो इस पे आपतित होती प्रतीत होंगी। तो अपन कह सकते हैं कि आपतित होती प्रतीत होंगी, तो आप कह सकते हैं किस तरीके से ये आपका डायग्राम बन जाएगा। ध्यान से देखो, ऐसे करके ऐसे करके, तो ये कहाँ पे मिलती हुई नज़र आएंगी, तो आप कहोगे ये वाली ऐसे इस फोकस पे मिलती हुई नज़र आएंगी। तो आप कह सकते हो ये तो इसका फोकस हुआ, तो इसका कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये जब ऐसे आपतित हुई तो यहाँ से अपन कह सकते हैं ये रे जो ऐसे आपतन के बाद क्या ऐसे समांतर हो जाएगी, तो आप कहोगे हाँ। तो ये वाला इसका फोकस हुआ, तो अपन कह सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसका 5 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दी थी। इसमें यहाँ पे कह सकते हो कि D + 5 बराबर तो क्या हुआ, 20 हुआ। तो D का मान आप कह सकते हो यहाँ से 15 सेंटीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर में आपको चाहिए, तो 15 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था, सोचना पड़ रहा था कि रे डायग्राम कैसे बनेगा, और जिसने ये रे डायग्राम सही से बनाया उसका सही उत्तर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कि पृथ्वी सतह से प्लायन वेग v है। पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग v है। v का फॉर्मूला सब जानते हैं कि v बराबर होता है 2gm/r, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि समान द्रव्यमान घनत्व यानी रो सेम है और पृथ्वी की त्रिज्या के 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह की सतह से प्लायन वेग कितना होगा। तो अपने को देखना है कि इस प्लायन वेग की निर्भरता किस पे है। तो आप कह सकते हो 2 तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। बात आ रही है m और r की। r के बारे में यहाँ पे दिया गया है, m के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो m को अपन गायब कर देते हैं। तो आप कह सकते हो 2 को 2, g को g, r को r लिख दो, लेकिन m के जरिए आप लिख सकते हो घनत्व के रूप में रो इंटू वॉल्यूम, और आप जानते हो कि इसके केस में वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, यही तो होता है आयतन का फॉर्मूला। तो आप कह सकते हो ये आ गया।
इसमें तुम निर्भरता देखने जाओगे तो 2 और जी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी तो अपन बात ही नहीं करेंगे। रो भी कांस्टेंट है, 4/3 पाई भी कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो जब इसको सोल्व करते हो तो v समानुपाती रूट आर स्क्वायर आ रहा है, v समानुपाती रूट आर स्क्वायर आ रहा है, ये बाहर आके आपका बन जाएगा v समानुपाती r। इसको कोई भी समझदार ऐसे लिख सकता है कि v1/v2 इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो r1/r2। v1 का मान आपको दे रखा है v है, सही है। उसके बाद v2 का मान फाइंड करना है, r1 का मान r दिया है, त्रिज्या 4 गुना हो गई 4, तो यहाँ से v2 का जो मान है ना वो 4v आएगा। तो तुम कह सकते हो ऐसा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये इसका सही उत्तर आया। तो ये क्वेश्चन आसान था गुरुत्वाकर्षण से काफ़ी, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन कह सकते हैं कि रेडियो सक्रिय नाभिक कोई है जिसका परमाणु क्रमांक Z है और जो ये परमाणु आपका जो मास है वो A है। इसके अंदर बातें Z की कर रहा है कि पहले Z था, उसमें से एक कम हो गया, फिर उसमें से 2 कम हो गए, फिर इसमें से 1 बढ़ गया, और इस तरीके से ये X से B, B से C और फिर D बन गया। तो आपको बताना है कि जो Z तत्व है, रेक्स परमाणु संख्या आपकी दी गई है, और इस क्रम में विघटित जो संभव कण होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मैं कुछ बातें यहाँ पे लिख देता हूँ, वो सभी को पता भी है वैसे, कि प्लस बीटा से जो होगा उसी केस में अपन क्या कहते हैं कि प्लस बीटा के केस में जो Z है ना वो 1 से घट के Z-1 हो जाता है। दूसरा होता है आपका बीटा माइनस से, तो इसी केस में कहते हो कि Z 1 से बढ़ जाता है और Z+1 हो जाता है। इसी तरीके से बात करें अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा से के केस में तुम कह सकते हो कि Z का मान घट जाता है 2 से। ये कुछ रूल हैं। गामा के केस में कह सकते हैं कि कुछ चेंजेज नहीं आते, सेम रहता है एग्जैक्ट। तो ये बातें अपनी थी सिंपल सी। चलो अब अपन देखते हैं कि भाई इसमें हो क्या रहा है। तुम कहोगे Z से Z-1 हुआ है, तो एक कम हुआ है, तो कम तो किस में होता है, प्लस बीटा से में। तो स्टार्टिंग में तो प्लस बीटा से हुआ है या बीटा डीके हुआ है। उसके बाद देखो 2 घट गए, तो 2 घटने का मतलब अल्फ़ा से अल्फ़ा डीके, और फिर 1 बढ़ने का मतलब बीटा माइनस। तो इस तरीके से इसके सही उत्तर होंगे। तो बीटा प्लस अल्फ़ा और बीटा -1 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये भी आसान क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे वर्नियर या स्क्रू गेज से। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, और वर्नियर और स्क्रू गेज से पिछले 2 या 3 सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखें क्या है, कह रहे हैं कि एक स्क्रू गेज जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक आपका 0 मिलीमीटर है। वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक 52 खाने हैं। दिया गया है कि मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर यानी mm वृत्तीय पैमाने के 100 खानों के संगत होता है, तो दिए गए प्रेक्षणों में तार का व्यास होगा। यानी आपको पाठ्यांक लेना है। तो पाठ्यांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो पाठ्यांक का फॉर्मूला होता है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि वृत्तीय पैमाने के वो भाग जो इसके संगत होता है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे देखो कि वृत्तीय पैमाने का जो पाठ्यांक है वो आपका है, दे रखा है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक इंटू अल्पतमांक करेंगे। इंटू क्या होगा, अल्पतमांक। ये इसका फॉर्मूला है। शॉर्ट में लिखूं, थोड़ा सा इंग्लिश यूज कर लेते हैं जिससे जल्दी लिख पाएंगे, कि रीडिंग बराबर होता है मेन स्केल रीडिंग मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस यहाँ पे कह सकते हैं सर्कुलर स्केल का रीडिंग, और इंटू कह सकते हो लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग आपकी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर स्केल रीडिंग आपकी 52 है। बस आपका लिस्ट काउंट आ जाए तो आंसर आ जाएगा। इसी केस में अल्पतमांक या लिस्ट काउंट अपन जानते हैं क्या होता है। तो वो आपका होता है, जैसे आप कह सकते हो कि भाई पिच भी बोलते हैं इसको, या फिर इसी का नाम होता है एक चूड़ी अंतराल। क्या होता है, चूड़ी अंतराल। तो पिच या चूड़ी अंतराल बटा तुम कह सकते हो यहाँ पे क्या होगा कि वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या होता है। सही है, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या। तो
तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि अल्पतमांक जो होगा, चूड़ी अंतराल बोलो कितना होगा, तो आप कह सकते हो चूड़ी अंतराल इस केस में आप कह सकते हो 1 mm है। तो चूड़ी अंतराल हुआ 1 mm, और आप कह सकते हो इसके केस में वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या है 100, तो ये आ गया 1/100। चलो इस अल्पतमांक को 1/100 यहाँ पे रख देते हैं, तो तुम्हारा आंसर यहाँ से आ रहा है 0.52 mm। लेकिन ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट अपन करते हैं तो एक ऐसे 0 और लग जाता है। ये क्यों लग जाता है, तो अपन जानते हैं कि 1 mm जो होता है, 1 mm इक्वल्स टू होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये डेटा यूज करते हुए अपन ने कन्वर्जेंसी का सिंपल सा क्वेश्चन था कि मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट आपका सही उत्तर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, 16 की ओर बढ़ते हैं। तो देखें 16 में कि दिखाए गए चित्र के अनुसार L आपका प्रेरकत्व है, C धारिता है, C धारिता का आपका धारित्र है, R प्रतिरोध का प्रतिरोध आपको V वोल्ट विभवांतर के प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जहाँ पे L C R में विभवांतर 40, 10 और 40 दिए गए हैं। तो धारा इतनी दी गई है, तो आपको प्रतिबाधा आपको बतानी है। तो इस केस में एक सिंपल सी चीज़ है कि प्रतिबाधा Z चाहिए, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि VRMS इक्वल्स टू होता है IRMS इंटू Z। तो यहाँ पे आपको Z कैलकुलेट करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि VRMS सबसे पहले कैलकुलेट करो और उसमें भाग लगा दो, IRMS का उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि IRMS का मान क्या होगा। तो ये आपका IRMS होता है I0/√2। ये क्या होता है, आपका शिखर मान होता है, और शिखर मान दिया है 10√2/√2, तो आप कह सकते हो ये तो 10 आएगा। तो IRMS तो आ गया। अब अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसको, VRMS को। तो VRMS सिंपल सा होता है, कुछ नहीं करना। VRMS के केस में आप कह सकते हो इसमें क्या है कि ऊपर की तरफ क्या है, आप कहते हो VL होता है, इधर की तरफ आप कह सकते हो VR होता है, या नीचे की तरफ यहाँ पे VC होता है। तो इसका फॉर्मूला अपन लिखें कि भाई VRMS क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अपन कहेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो VL माइनस VC होगा, और ये VR होगा, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे अपन सोल्व कर सकते हैं। VR की जगह कितना रख सकते हो, VR की जगह आप कह सकते हो भाई VR बताओ कितना होगा, तो 40 होगा। तो VR आप कह सकते हो 40 है, तो ये हो गया आपका 40 का होल स्क्वायर। यहाँ पे VL माइनस VC का होल स्क्वायर करोगे तो VL 40 है, और VC आपका 10 है का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कह सकते हो 40 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका देखिए 1600 और प्लस यहाँ 900 कितने होंगे, 2500 12 के तुम कह सकते हो 50 हो जाएगा। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं VRMS का मान 50 आ गया। तो आप कह सकते हो IRMS का मान 10 है, VRMS का मान 50 है, तो इस वजह से इसका उत्तर आएगा 5 ओम। 5 ओम आपको दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना था और वो आपने कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कह रहा है कि एक कण पृथ्वी सतह से h ऊंचाई से गिराई जाती है। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कोई बॉल होगी जिसको किसी भी ऊंचाई h से गिराया जाता है, तो यहाँ पे बॉल पहुँचेगी, तो ये ऊंचाई मैं h ले लेता हूँ, ठीक है जी। कुछ निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना है। तो अपन मान लेते हैं कि वो जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है ये आपकी h, और इस पे आप कह सकते हो कि जो गतिज ऊर्जा है वो 3 गुना है किसकी, स्थितिज ऊर्जा की। लेकिन अपन जानते हैं कि इस केस में जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो तो नियत रहती है। तो स्टार्टिंग में आपका वो केस वाले से छोड़ा गया है, तो यहाँ पे mg इंटू क्या लिख सकते हो, s लिख सकते हो। और इस बिंदु पे अपन कह सकते हैं कि जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी वो तो mgs ही होगी। तो अब इसमें अपन कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मान आ चुका है, टोटल यांत्रिक ऊर्जा mg इंटू एस है। काइनेटिक ऊर्जा यहाँ पे बात करें तो अपन कह सकते हैं 3 इंटू पी इंटू ई लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और किसी भी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी अपन लिखें तो mgh लिख सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं पोटेंशियल का मान होगा mgh। तो यहाँ पे आ रहा है आपका mg इंटू एस, और यहाँ पे आप कह सकते हो 3 और 1 4 हो गए, 4 mgh हो गया। mg से mg क्या हो गया, मर गए। और यहाँ पे कह सकते हो कि जो s का मान आया, जो s का मान आया वो आपका 4h आएगा। तो s बराबर कितना आएगा, 4h। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो h का मान आएगा वो कितना आएगा, s/4। तो h बराबर क्या आएगा, s/4। तो s/4 तो 3 ऑप्शन में दिए हैं, तो एक ऑप्शन कट गया, बाकी के ऑप्शन सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा।
अब अपने को पूछा है कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई, तो ये तो अपने फाइंड ली। कण की चाल क्या होगी, तो कण की चाल अपने को फाइंड करना है। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी कण जब h ऊंचाई से नीचे गिर जाता है तो इस पे आपकी जो चाल होती है वो v बराबर √2g h की तरह होती है। h क्या होती है कि वो कितने ऊंचाई नीचे गिरा है, तो अपन कह सकते हैं कि h का मान आया था h/4, तो ये आपका होगा 3h/4। तो तुम कह सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करें तो 2g, h की जगह अपन h, वो h नहीं है, h डैश मान लेते हैं कि h डैश नीचे गिर गया है। तो नीचे कितना गिरा, तो आप कह रहे हो 3h/4। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा, देखो 2 से अपन कह सकते हैं 3sg और डिवाइड बाय कितना आएगा 2। तो ऐसा ऑप्शन देख लो 3sg डिवाइड बाई 2। तो ऐसा ऑप्शन अपन कह सकते हैं कि 17 नंबर में 1 नंबर सही उत्तर इसका होने वाला है। तो 17 नंबर में आपका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये अपन ने कंप्लीट किया, ये भी ठीक क्वेश्चन था। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कह रहा है कि विरामावस्था t बराबर 0 से एक छोटा ब्लॉक चिकन नत्तल समतल से नीचे की ओर खिंच सकता है। तो विरामावस्था है तो आप कह सकते हैं कि u बराबर क्या है 0 है। उसके बाद कह रहा है यदि अंतराल n-1 और से n के बीच में ब्लॉक के द्वारा चली गई दूरी sn हो तो आपको बताना है कि s1 और sn+1 का मान क्या होगा। तो अपन देखें वास्तविकता में तो sn का फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता था u + a/2 और यहाँ पे कह सकते हो 2n-1। ये फॉर्मूला अपन पढ़ते थे कि sn इक्वल्स टू क्या होता है u + a/2 2n-1। तुम कह सकते हो कि यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो किसका अनुपात पूछा गया है, snth अपॉन यहाँ पे कह सकते हो sn+1nth। तो ये आ गया, और इस केस में u तो अपन कह सकते हैं 0 है। तो ये तो पहले में भी 0 है और बाद वाले में भी 0 है, प्लस यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि नत्तल पे है। तो नत्तल पे अपन जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी गुटका रखा हो जिस पे इधर की तरफ फोर्स कितना लगता है mg sin थीटा। तो इस वजह से यहाँ पे a का मान तो क्या होगा g sin थीटा होगा, तो अपन a ही मान लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के दौरान अपन कह सकते हैं कि a/2 और 2 × n-1, ये तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। प्लस यहाँ पे कह सकते हैं a/2, लेकिन यहाँ पे देखो 2 का तो 2 आएगा, बट n की जगह क्या रखना है n+1 यहाँ पे रखेंगे n+1 भाई और -1। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम कह सकते हो a/2 कट गया, ऊपर की तरफ 2n-1 बचेगा। इसको तुम सॉल्व करोगे ना 2n + 2 -1, तो आंसर आएगा 2n+1। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2n-1/2n+1, तो ऐसा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो 18 में आपका 3 नंबर उत्तर सही आ जाएगा। तो इस तरीके से 18 भी कंप्लीट कर लिया अपन ने। 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि रेडियो सक्रिय न्यूक्लियाइड की अर्ध आयुकाल 10 घंटे है, तो 150 घंटे के बाद प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग क्या होगा। तो इसकी भी कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है, अपन कर लेते हैं डायरेक्ट कि इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला अपन डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है a बराबर आपका a0 1/2 और आप कह सकते हैं यहाँ पे सामान्य टाइम और यहाँ पे कह सकते हैं अर्ध आयुकाल। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि a/a0 आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग आपको बताना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1/2 का पावर t/कैपिटल टी की जगह आप कह सकते हैं 150 है, तो अर्ध आयुकाल 100 दी गई है। तो 1/2 और इसको जब सोल्व करोगे तो 0 से 0 और 5 से डिवाइड करोगे तो 3/2। तुम कह सकते हो 1 का पावर कुछ भी करो, 1 ही मतलब होता है, और 2 का पावर 3/2 आ गया। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1/2। तो आप कह सकते हो 1/2 तो √2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2√2। तो 1/2√2 ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से ये भी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। दिए गए संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होगी। तो आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल ये कोई भी आपका बिंदु हो, जैसे यहाँ पे अपन कहें कि A मान लें और यहाँ पे B मान लें, तो अपन कह सकते हैं ये भी B होगा, तो ये भी B होगा। तो ये वाला किसी काम का नहीं है क्योंकि आपका शॉर्ट सर्किट हो गया ये। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि इसके लिए एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, इसको हटाते हुए अपन कह सकते हैं एक ऐसे है, एक ऐसे है, और इस तरीके से A और B के बीच में आपको तुल्य धारिता चाहिए। तो आप कह सकते हैं इसका मान C है, इसका मान C है, और ये आपका श्रेणी संयोजन है। तो श्रेणी के केस में जो C तुल्य आता है वो C + C, यानी आंसर 2C इसका सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपन ने 20 नंबर क्वेश्चन भी करा जो काफ़ी आसान था, यानी कुछ इसमें तुल्य आपको धारिता फाइंड करनी थी।